गुड इवनिंग बच्चों। नीट पीजी में आज हम एक और ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। कई लोगों की कमेंट्स में डिमांड आई थी कि ऑफ्थेल्मोलॉजी के बारे में भी वीडियो बनाएं। तो आज हम ऑफ्थेल्मोलॉजी के बारे में बोलेंगे। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी में आप क्या करोगे? आप एमएस या डीएनबी ऑफ्थेल्मोलॉजी करोगे। अगेन इट विल बी अ 3 इयर्स कोर्स और आप बन जाओगे एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये एवरग्रीन ब्रांच है। और ये है एवरग्रीन ब्रांच का एक ये भी है कि ये फिजियोलॉजिकल ब्रांच है। दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जैसे हो गया ऑफ्थेल्मोलॉजी, जैसे हो गया पीडियाट्रिक्स, जैसे हुआ गायनेकोलॉजी, ये सभी फिजियोलॉजिकल ब्रांच है। कहने का मतलब क्या है, आप कितने ही तंदुरुस्त हो, आप कितने ही फिट क्यों ना हो, लाइफ में आपको एक ना एक बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। कब? मान लो मैं आज तक कभी नहीं गया था, मैं चश्मा निकालने मुझे जाना पड़ा। बचपन से लेके आज तक मैं चश्मा पहन रहा हूँ। मेरी रूटीनली विजिट रहती है। मुझे जब मैं जो एज हो जाएगा, मेरा कैटरेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं तो कैटरेक्ट के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल ब्रांच। डिमांड काफ़ी सारी है। लोग अभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जितना भारत जैसा देश और भारत जैसे देश में जितने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चाहिए शायद उतने अभी नहीं हैं। लेकिन क्या है ना कि सब अर्बन अर्बन सेंटर में ही सब कॉन्सन्ट्रेटेड है। टाइप ए सिटी में तो सैचुरेशन है ही है, टाइप बी, टाइप 3 सिटी में भी है, रूरल सेक्टर में कोई नहीं है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी की डिमांड काफ़ी सारी है, प्रोवाइडेड आप कहाँ सर्व करते हो। फिर भी अर्बन में भी अब क्या हो गया है, जैसे और ब्रांचों में होता है, इसमें भी सब सब स्पेशलिटी प्रैक्टिस चल रही है। सबसे पहले आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी का क्या है ना, कोई बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कोई जनरली काम नहीं करता। सभी के अपने-अपने हॉस्पिटल होते हैं, किसी के छोटे हॉस्पिटल, किसी के बड़े हॉस्पिटल होते हैं। आज तक बहुत ही कम सेंटर है, एक जो है साउथ में जो है शंकर नेत्रालय जो ब्रांच है, वो बड़ी सुपर स्पेशलिटी ऑफ्थेल की हॉस्पिटल है। उसके अलावा आपको बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी टर्शियरी केयर वाले ऑफ्थेल सेंटर्स कम ही मिलेंगे। तो सभी लोग अपनी-अपनी एक स्पेशलिटी पकड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि भई प्रैक्टिस में यानी बहुत ज़्यादा यानी वो नहीं चाहिए, यानी एक आप मान लो एक फ्लोर पे आप अगर 5000 स्क्वायर फुट का एरिया ले लें तो अभी आपका हॉस्पिटल बन जाता है। एक छोटा-सा आपका ऑपरेशन थिएटर हो, कुछ वार्ड्स हो, आपकी ओपीडी हो और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखने की कोई जगह हो। तो इस तरह से प्रैक्टिस चल पड़ती है। दोस्तों ओपीडी प्रैक्टिस खूब चलती है ऑफ्थेल में, सभी की ओपीडी प्रैक्टिस चलती है। ओपीडी प्रैक्टिस में आप सोचिए कि मान लो सबका आई चेकअप होना है, आपका सबका रिफ्रैक्टरी एरर चेकअप होना है। जब एपिडेमिक्स आते हैं, कंजंक्टिवाइटिस के एपिडेमिक्स आते हैं, तब ना लग पड़ते हैं लोग। तो ये इसकी जो है रेटिनोस्कोपी के लिए आते हैं, फंडोस्कोपी के लिए कोई आता है, मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो गया, उनको कोई तकलीफ़ है तो चेक करने, तो ओपीडी खूब चलती है। और इसके बाद क्या हो गया है कि ओपीडी के बाद होता है ऑपरेटिव यानी ऑपरेटिव एक्सपर्टाइज़ और ऑपरेटिव आपकी जो है प्रैक्टिस। ऑपरेटिव प्रैक्टिस में जनरली क्या हो गया है ना, डिवाइड हो चुका है। पहले मोटा-मोटा हम डिवाइड कर लेते हैं कि कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करता। लोग हैं एंटीरियर चेंबर, 2 तरह की प्रैक्टिस है, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। आई को हम ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो एंटीरियर चेंबर प्रैक्टिस करने वाले आपको खूब मिल जाएँगे। मोस्ट कॉमन एंटीरियर चेंबर प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। तो एंटीरियर चेंबर में बच्चों क्या आता है? आपका आता है कॉर्निया आता है, आपका आइरिस आता है, आपका प्यूपिल आता है, आपका आता है लेंस और आपका आता है यूवियल ट्रैक। यानी तो ये है, इनकी प्रैक्टिस खूब चलती है। कैटरेक्ट तो आप सभी जानते हैं, खूब ही प्रैक्टिस चलती है। यानी जितने लोग हैं उनको लाइफ में एक ना एक बार कैटरेक्ट होना ही है। उनका आपको यानी कैटरेक्ट सर्जरी करना ही है, लेंस इम्प्लांटेशन करना ही है। इसमें काफ़ी सारे मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, जैसे आपको क्या तो नेचुरली फेको इमल्सिफिकेशन से कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। तो फ़ायदा ये है कि आपका जो मेनली प्रैक्टिस अगर एंटीरियर चेंबर का है तो सभी कुछ लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाता है। हार्डली कोई जनरल एनेस्थीसिया किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है अनलेस के पेशेंट इज़ अनकोऑपरेटिव और कॉर्निया सर्जरी वेयर कॉर्नियल परफोरेशन हैज़ हैपेंड और ट्रॉमेटिक कॉर्नियल परफोरेशन हैज़ हैपेंड। कैटरेक्ट हो गया तो वो तो पूरा लोकल एनेस्थीसिया में ही चलता है। आजकल तो टॉपिकल एनेस्थीसिया में चलता है और कब कई
कभी-कभार कभी ब्लॉक्स भी देना पड़ता है। लेकिन एनेस्थेटिस्ट जो होता है सिर्फ़ स्टैंड बाय आपको ज़रूरत होती है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक स्टैंडर्ड सा मॉनिटर हो, आपने ब्लॉक लगा लिया, टॉपिकल ले दिया, आप सर्जरी के लिए रेडी। अच्छा, जो फेको का जो मशीन होता है वो भी क्या हो गया ना दोस्तों, वो भी आपको भाड़े पे मिल जाता है और जनरली सभी लोग इसको रेंट पे ही लेते हैं। आप रेंट पे मशीन बुला लो, सर्जरी कर दो और पेशेंट को 2 घंटे ऑब्ज़र्व करके छुट्टी। यानी पेशेंट आता है सुबह मान लो 9 बजे एडमिट हुआ, 10 बजे आपने सर्जरी की और 11 बजे पेशेंट को चाय पिला के छुट्टी। तो इसमें क्या है ना, जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत ही मिलता है। अगर आप चाहो तो अपने क्लिनिक में अगर आप कोई इमरजेंसी नहीं लेना चाहते तो यू कैन ऑलवेज़ ऑप्थेल्म में इमरजेंसी आती ही क्या है, मान लो एक्यूट ग्लाउकोमा अगर आ गया, तो वो आता है एक्यूट ग्लाउकोमा का कोई पेशेंट आ गया तो इमरजेंसी में जाके अगर आपको कोई दवाई लगाना है, कोई आईवी ड्रिप लगानी है या आपको मान लो जो मैनिटोल लगाना है तो अलग बात है, वो भी लोग क्या करते हैं ना, हॉस्पिटल कई जो होती है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट करके वहीं पर ट्रीट कर लेते हैं। कॉर्नियल परफोरेशन या इंजरी आ गया तो भी अपने यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि वो कहीं एडमिट कर देते हैं और ट्रॉमा जो है वो वहीं पर ट्रीट हो जाता है। तो आपकी हॉस्पिटल ने आपने यानी सुबह खोला, शाम को गया, ओपीडी किया, सर्जरी किया और आप घर पे चले गए। आप लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। एंटीरियर चेंबर में दूसरा है भई कॉर्निया है, कॉर्नियल सर्जरीज़ में है दोस्तों क्या हो गया ना, दो कॉर्नियल सर्जरी में आप केराटोप्लास्टी कर सकते हो। केराटोप्लास्टी है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो एक बार कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की भी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों जो इंडिया में ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज़ क्या है? ओपेक कॉर्निया होना, पोस्ट कॉर्नियल अल्सर, आपका कॉर्नियल फाइब्रोसिस हो जाना, अल्सर यानी वो ओपेक हो जाना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ ब्लाइंडनेस। दूसरा कॉमन कॉज़ ऑफ ब्लाइंडनेस है कैटरैक्ट। तो इन्हीं को ट्रीट करके आप अपनी प्रैक्टिस चला सकते हो। लेकिन कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन और केराटोप्लास्टी में काफ़ी एक्सपर्टाइज़ चाहिए। तो उसमें अगर आप एक बार उसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप यानी बहुत ही चुनिंदे, बहुत ही कम लोग होंगे, अहमदाबाद में बहुत ही कम लोग हैं जो केराटोकोनस को ट्रीट करते हैं, एस्टिग्मेटिज़्म को ट्रीट करते हैं या केराटोप्लास्टी करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आ गया है वो लेज़र सर्जरी आ गया है, लेज़र सर्जरी ऑफ कॉर्निया क्यों करते हैं? भई आप लेसिक सर्जरी करते हो, लेज़र लेज़र से आप जो है चश्मे के नंबर उतार सकते हो, यानी लेज़र से आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज़्म ये लेसिक सर्जरी से ही आप कर सकते हो। तो कई सारे लेसिक सेंटर हो गए, यानी हो गया कि आप शायद हो कि भई आप सिर्फ़ कैटरेक्ट कर रहे हो, कॉर्निया कर रहे हो, साथ में आपने लेज़र जोड़ दिया या 2-3 फ्रेंड्स ग्रुप बना के हो गया, पूरा एंटीरियर चेंबर का आपने फैसिलिटी बना दिया। आप ग्लाउकोमा सर्जरी भी कर सकते हो, लैक्रिमल एपरेटस को अगर आप एंटीरियर चेंबर गिनते हो तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। उसमें जो हाईएस्ट सर्जरी होती है वो डैक्रियोसिस्टो राइनोस्टोमी होती है, यानी किसी का ये जो है कैनालिकुलर ब्लॉक हो गया तो पूरी प्लास्टिक सर्जरी टाइप सर्जरी होती है जहाँ आप पूरा ही जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है वो रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, आपको ड्रेन करना पड़ता है। टोसिस हो गया टोसिस हो गया, मायोसिस हो गया, ट टोसिस की सर्जरी करना है आपको, ये भी कर सकते हो। दूसरी जो है कि भई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को भी आप अगर देखो तो उसको एंटीरियर बोलो, कुछ भी बोलो, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की सर्जरी क्या होती है? सबसे बड़ी सर्जरी है उसमें स्क्वीन सर्जरी। तो स्क्वीन सर्जरी करने वाले भी बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम एक्सपर्ट है। तो स्क्वीन सर्जरी भी एक अलग सी प्रैक्टिस हो जाती है। अब आ जाते हैं हम पोस्टीरियर चेंबर में। पोस्टीरियर चेंबर में आप आ जाता है एक विट्रियस और एक आ जाता है रेटिना। दोस्तों retinal detachment is very common with the growing diabetes, growing hypertension and high myopias that people have. Retinal detachment is not an uncommon surgery. Retinal detachment काफ़ी कॉमन होता है और retinal surgeries भी काफ़ी अब डिमांड बढ़ गई है। बहुत ही कम लोग जो है पोस्टीरियर चेंबर में retinal सर्जरीज में एक्सपर्ट होते हैं, विट्रेक्टोमी में एक्सपर्ट होते हैं, तो ये भी एक सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है जो आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो। ये एकदम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सुपर स्पेशलिटी हो जाएगी और इसमें आप पैसा भी काफ़ी कमा सकते हो। तो ये हो गया रेटिना सर्जरी। तीसरा और एक जो आता है इसमें स्पेशलिटी वो आता है मैलिग्नेंसी इन ऑफ्थेल्मोलॉजी। भई ऑफ्थेल्मिक ट्यूमर्स हो गए, तो मैलिग्नेंसी इन ऑफ्थेल्मोलॉजी के लिए आपको एक अलग टाइप का प्रैक्टिस करना होगा।
आप इसमें एक्सपर्ट है, आपका ई विश्लेषण करोगे, ई न्यूक्लिएशन करोगे, आईबॉल का जो भी करोगे, आपको एक कैंसर सर्जन के साथ, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन के साथ आप जोड़ कर लेते हो। कई बार पूरा ही ऑर्बिट निकालना पड़ता है, मान लो जब यही विश्लेषण करते हैं तब। तो मोस्टली क्या करते हैं ना, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपनी यहाँ नहीं करते हैं, बट मान लो कैंसर सर्जन के पास कोई कैंसर ऐसा आया, इंफ्राटेम्परल फोसा जो ऑर्बिट में चले गया और उसका ही विश्लेषण करना है, या प्राइमरी ऑप्थेल्मिक ट्यूमर हो गया, तो फिर हेड एंड नेक कैंसर सर्जन के साथ ही आप जोड़ के ये सब कर सकते हो। अब जो है रेटिनल सर्जरी में भी आप लेज़र का बहुत सारा उपयोग होता है। मान लो बच्चों जब होता है नियोवास्कुलराइज़ेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी या रेटिनल हेमरेजेस हो गए, तो इन जो नियोवास्कुलर वेसल्स है, कैपिलरीज़ है, इसको आपको लेज़र ट्रीटमेंट करना ही करना है। तो आप ये है पोस्टीरियर चेंबर में आप लेज़र हो गया, विट्रियस सर्जरी हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया और ऑप्थेल्मिक ट्यूमर भी जो है वहाँ पोस्टीरियर के जो ट्यूमर आते हैं उसको भी आप ट्रीट कर सकते हो। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में ऐसा नहीं है कि कोई स्कोप नहीं है, लेकिन पेनिट्रेशन चाहिए, रूरल में आज तक भी कोई नहीं है। मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किसी यानी ट्रस्ट की हॉस्पिटल के साथ आप अटैच हो जाओ और उनको सर्विसेज़ दे दो। फिर अपना भी क्लिनिक करो, आप कैंप्स कर सकते हो, कई सारे शहरों में, कई रिमोट एरियाज़ है, इंडिया के कई सारे प्लेसेस है, मान लो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, बच्चों कोई है ही नहीं। मैं जानता हूँ गुजरात में जो हमारे एक है गांधी लिंकन हॉस्पिटल जो भंसाली ट्रस्ट है, ये लोग हर साल जाके बिहार में सैकड़ों, हज़ारों कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं प्योर सेवा करने के लिए। तो डिमांड काफ़ी सारी है, पेनिट्रेशन करने की ज़रूरत है, आपकी प्रैक्टिस किसी न किसी बहाने तो चलने ही वाली है। कॉस्मेटिक सर्जरीज़ भी ऑप्थेल में आ सकती है। दूसरा एक आप स्पेशलाइज़ेशन का सोच सकते हो वो है पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी। पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मिक सर्जरी में आपके ट्यूमर्स आ सकते हैं, आपके स्क्विंट आ सकती है, पीडियाट्रिक कैटरेक्ट सर्जरी आती है, पीडियाट्रिक कॉर्नियल सर्जरी भी आ सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट एंड हाउ डीप यू वांट टू गो, हाउ सोफिस्टिकेटेड योर सर्विस यू वांट। मेरा हमेशा कोई भी ब्रांच में यही एडवाइस रहता है कि क्यों ना ग्रुप प्रैक्टिस की जाए। आज ऑप्थेल्मोलॉजी में टर्शियरी सेंटर अहमदाबाद जैसे में भी नहीं है, तो मान लो आप जो 3-4 जो फ्रेंड्स हो, मान लो 3-4 ऑप्थेल्मोलॉजी का ग्रुप बना ले, एक कर ले एंटीरियर चेंबर, एक कर ले पोस्टीरियर चेंबर, एक कर ले स्क्वीन सर्जरी और एक कर ले सिर्फ लेज़र सर्जरीज़ और एक कर ले मैलिग्नेंसी, तो एक कर ले पीडियाट्रिक्स, ऐसे 5-6 बना के एक वन शॉट, वन प्लेस, वन इंस्टीट्यूट आंसरेबल हो, जहाँ पर मैं मुझे कोई भी ऑप्थेल प्रॉब्लम आई गो टू द इंस्टीट्यूट एंड आई हैव आंसर फॉर एवरीथिंग। ऐसा सेंटर अगर बनता है, ऐसा कोई कंसेप्ट लाता है, ये तो खूब चलना है। जो मोस्ट हैंडीकैप ऑप्थेल में हो जाए कि आई थिंक दैट मोस्टली जो है इंश्योरेंस इसमें चलता नहीं है और इसमें जो है पेइंग कैपेसिटी यानी थोड़ी मीडियम रहती है, लेकिन पेइंग कैपेसिटी मीडियम होने के बावजूद, पेइंग कैपेसिटी मीडियम होने के बावजूद इसमें वॉल्यूम बहुत मिलने वाला है। यानी कोई ऑप्थेल हो, मान लो दिन के 3-4 ऑपरेशन करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 कैटरेक्ट कर दिया, 10-15 पेशेंट ओपीडी में देख लिए, तो उसका दिन हो गया खत्म। दिस इज़ इनफ। So this is, I hope that it gives you some insight of how to select and why you should select ophthalmology. Even if you are a first generation doctor in ophthalmology, you can go for it. और अगर आप सेकंड जनरेशन और आपके फादर का या आपकी मदर का कोई क्लिनिक बैठा बैठा हुआ है, तो आप सीधा सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। जनरली रेसिडेंसी में आपको सब कुछ मिल जाता है ऑप्थेल में। दूसरा होता है कि आप किसी हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हो सकते हो। आमतौर पर हॉस्पिटल में आईसीयूज़ में होते हैं, मान लो वेंटिलेटर पे पेशेंट हो, जो ब्रेन हेमरेज वाले हो, ब्रेन ट्यूमर वाले हो, ट्रॉमा वाले हो, इनको फंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रॉमा वाले को ट्रॉमा में जो है प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द आईलिड एंड कॉर्निया की ज़रूरत पड़ती है। आप मेडिकल वार्ड्स में भी आप अगर अटैच में रहते हो, तो भाई किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसको अगर चेक करना है, तो ऑप्थेल रेफरेंस भी खूब मिलते हैं। सो यू हैव रेफरल प्रैक्टिस, you have surgery practice, you have OPD practice, काफ़ी सारा, एंड यू कैन ऑलवेज़ मेंटेन योर लाइफ़स्टाइल, यू कैन वर्क एज़ यू वांट, जब जब चाहो आप हॉस्पिटल में ताला लगा सकते हो, बोलो आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई हाय तौबा नहीं होने वाली, सब कुछ प्लान्ड और इलेक्टिव होता है, मोस्टली 99% इलेक्टिव होता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन creating means clearing your confusion of why and should I take off the emergency. If I take, what are my prospects and how should I think in future to go ahead with my practice. So for this time, this much,
and I'll come up with a new branch, maybe a radiology. और जो लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, कई सारों ने कमेंट में कुछ क्वेरीज पूछी है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो सिर्फ वो क्वेरीज यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस रखिए कि इन्होंने एआई के क्वेश्चन पूछे हैं, कि इन्होंने पूछा है कि भाई ये ब्रांच ठीक है, ये ब्रांच ठीक है, कॉमर्शियली कौन सी वायबल है, एआई से कौन सी ब्रांच में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूंगा। सो फॉर टुडे दिस इज इनफ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट इफ यू आर selected to go for ophthalmology. Thank you very much.